हर गांव में दिन और रात होते हैं, लेकिन मलखापुर में दिन लोगों का था और रात किसी और की। मलखापुर कोई बड़ा गांव नहीं था। नक्शे में ढूंढो तो शायद नाम भी ना मिले, लेकिन डर के नक्शे में ये गांव बहुत गहरा छपा हुआ था। चारों तरफ साल और सागौन का जंगल, बीच में कच्चे पक्के घर, एक पुराना मंदिर और गांव के आखिरी छोर पर एक झोंपड़ी। वही झोंपड़ी जिसका नाम सुनते ही औरतें बच्चों को सीने से लगा लेती थीं। रामलाल लोहार सीधा सादा आदमी था। सुबह सूरज के साथ उठता, शाम सूरज के साथ लौटता। उस दिन भी वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया था। आज जरा देर हो जाएगी, सूखी लकड़ी दूर मिल रही है। पत्नी ने बस सिर हिलाया। उसे क्या पता था ये आखिरी बार है। शाम ढली, पक्षी लौट आए, लेकिन रामलाल नहीं लौटा। रात हुई, लालटेन जली, फिर भी नहीं आया। इतनी रात हो गई, रामलाल कभी नहीं रुकता था जंगल में। कहीं वही तो नहीं? सब समझ गए, वही मतलब झोंपड़ी। अगली सुबह पूरा गांव जंगल की तरफ गया। झाड़ियों में कुछ नहीं, नदी किनारे कुछ नहीं, और फिर ये देखो, झोपड़ी के पास रामलाल की चप्पल। उस दिन मलखापुर ने तय कर लिया, अब डर को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। लेकिन डर ने पहले ही अगला नाम तय कर लिया था। झोंपड़ी मिट्टी की थी, छत पर सूखी घास, दरवाजा हमेशा आधा खुला। दिन में भी अंधेरा और रात में पूरी तरह जिंदा। दरवाजा चरमराया और बाहर आई वो, झुकी हुई पीठ, कांपते हाथ, लाठी का सहारा, लेकिन आंखें ऐसी जैसे सब जानती हों। इतने लोग मेरी झोपड़ी पर? कोई जवाब नहीं। लोग कहते थे वो तांत्रिक है, वो जंगल की आत्माओं से बात करती है। जो झोपड़ी में गया वापस नहीं आया। इस बुढ़िया को गांव से निकाल देना चाहिए, या फिर खुद गांव छोड़ देना चाहिए। उसी दिन नया सरपंच आया, शहर से पढ़ा लिखा। डर में यकीन नहीं, सच में भरोसा। जब तक सबूत नहीं तब तक कोई दोषी नहीं। उसी रात मोहन यादव घर से निकला और कभी वापस नहीं आया। अब सवाल ये नहीं था कि बुढ़िया कौन है, सवाल ये था अगला कौन। डर तब तक डर होता है जब तक वो सुना जाता है। जिस दिन कोई डर के सामने खड़ा हो जाए, उसी दिन डर अपना असली चेहरा दिखाता है। मोहन यादव के गायब होने के बाद मलखापुर की रातें और भी लंबी हो गई थीं। अब लोग दरवाजे बंद करके लालटेन बुझाकर सोते थे। कोई खांसता भी था तो 4 घर दूर तक आवाज नहीं जाने देता। लेकिन उस रात सरपंच वीरेंद्र सिंह सो नहीं रहा था। वीरेंद्र खिड़की के पास खड़ा था, दूर झोपड़ी की तरफ देखता हुआ। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर बुढ़िया दोषी नहीं तो लोग उसी के पास क्यों गायब हो रहे हैं? डर कहानियों से पैदा होता है और सच सवालों से। उसने लालटेन उठाई और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। रात के 2 बजे जंगल से ठंडी हवा चल रही थी। पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। वीरेंद्र कई बार रुका, पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। बस झोपड़ी का धुंधला सा आकार धीरे धीरे पास आ रहा था। झोपड़ी वैसी ही थी, आधी टूटी आधी जगी हुई। दरवाजे के नीचे से पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मैं सरपंच वीरेंद्र सिंह हूँ, अगर अंदर कोई है तो बात करनी है। कुछ पल की खामोशी, फिर लाठी के टेकने की आवाज। सरपंच, इतनी रात को मेरी झोंपड़ी कैसे याद आ गई? वीरेंद्र का दिल तेज धड़का, लेकिन आवाज स्थिर रही। गांव के लोग गायब हो रहे हैं और हर रास्ता यहीं आकर रुकता है। लोग गायब होते हैं बेटा, झोंपड़ी नहीं खाती किसी को। तो फिर रामलाल और मोहन कहाँ हैं? बुढ़िया ने आंखें उठाकर सीधा वीरेंद्र की तरफ देखा। उस नजर में डर नहीं था, दया भी नहीं, बस कोई बहुत पुराना दर्द। कुछ लोग खुद ही रास्ता चुन लेते हैं। अगर सच देखना है तो अंदर आओ। वीरेंद्र रुका एक पल के लिए, फिर अंदर कदम रख दिया। उस रात सरपंच झोपड़ी में तो गया, लेकिन जो देखा वो उसे पूरी जिंदगी सोने नहीं देने वाला था। दीवारों पर लिखे नाम और 20 साल पुरानी चीख। झोपड़ी अंदर से और भी छोटी थी, एक दिया, एक पुरानी खाट और मिट्टी की दीवारें। लेकिन दीवारों पर जो था वो किसी कब्रिस्तान से कम नहीं। नाम एक के नीचे एक, काले कोयले से लिखे हुए। वीरेंद्र की नजर पहले नाम पर गई, रामलाल लोहार, फिर मोहन यादव, और फिर कुछ ऐसे नाम जो वो पहचानता था। ये सब किसके नाम हैं? ये सब उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने एक आग जलाई थी। वीरेंद्र को कुछ समझ नहीं आया,
किस आग की बात कर रही हो? बुढ़िया की आवाज अचानक भारी हो गई। 20 साल पहले इसी गांव में एक लड़का जिंदा जलाया गया था। वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद वीरेंद्र चुपचाप घर वापस आ गया। अगली सुबह वीरेंद्र सीधे हरिया काका के घर पहुंचा और चतुर बुढ़िया के बारे में सब कुछ बताया। बूढ़ी आंखें पहले ही समझ गई थीं। तू झोपड़ी गया था, है ना? वीरेंद्र ने सिर हिलाया। हम सब वहां थे, डर के मारे चुप खड़े थे। जमींदार का हुक्म था, लड़के पर चोरी का आरोप, और भीड़। आग जली, चीखें उठी, और उसकी मां बस देखती रह गई। उस दिन के बाद वो औरत पागल सी हो गई। वीरेंद्र समझ गया, वो औरत आज की चतुर बुढ़िया थी। अगले दिन वीरेंद्र फिर झोंपड़ी पहुंचा। तुम बदला ले रही हो? नहीं, मैं उन्हें याद दिला रही हूँ कि आग कैसी होती है। अब सवाल ये नहीं था कि बुढ़िया क्या कर रही है। सवाल ये था, क्या उसका काम अभी खत्म हुआ है या असली अंत अभी बाकी है। जब किसी का दर्द 20 साल तक जमीन के नीचे दबा रहे तो वो बदला रास्ते ढूंढ ही लेता है। हरिया काका की स्वीकारोक्ति के बाद वीरेंद्र सिंह की नींद उड़ चुकी थी। अब ये सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं रहा, ये गांव के सामूहिक पाप का हिसाब था। वीरेंद्र रात को कागज और लालटेन के साथ बैठा था। दीवार पर गांव का हाथ से बना नक्शा टंगा था। वो नाम जोड़ता गया जो झोपड़ी की दीवारों पर लिखे थे। हर नाम के पीछे एक कहानी, एक चुप्पी। अगर बुढ़िया मार नहीं रही तो लोग जा कहाँ रहे हैं? अगली सुबह भगत सिंह पहरे से लौटा। सरपंच, सूखे कुएं के पास कल रात आवाजें थीं। वीरेंद्र चौकन्ना हो गया। तभी सभी लोग कुएं के पास पहुंचे। कुएं का मुंह पत्थरों से ढका था, लेकिन ध्यान से देखने पर एक पत्थर अलग तरह से रखा था। वीरेंद्र ने पत्थर हटाया। नीचे सीढ़ियां पुरानी थीं, नमी से भरी। यही रास्ता है। सुरंग जंगल की तरफ जाती थी। वीरेंद्र समझ गया, ये सब एक दिन में नहीं बना। वीरेंद्र फिर झोपड़ी पहुंचा। तुमने उन्हें यहाँ भेजा? मैंने दरवाजा खोला, चलना उन्होंने खुद चुना। वीरेंद्र को अब सब समझ आ गया था, लेकिन एक बात अब भी बाकी थी। क्या ये खेल यहीं खत्म होगा या अगला नाम और भी बड़ा है? गांव में अफवाह फैल गई थी कुएं की सुरंग की। लोग डर गए। कुछ ने गांव छोड़ने को सोचा। सरपंच जी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आपने बुढ़िया को रोका होता तो ये सब ना होता। वीरेंद्र चुप रहा। शाम को बुढ़िया खुद चौपाल तक आई, लाठी टेकती हुई। तब जो बचे हैं उन्हें फैसला करना होगा। किसका फैसला? बुढ़िया ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा। उसी रात वीरेंद्र को झोपड़ी से आवाज आई। दिए की लौ तेज जल रही थी। दीवार पर एक नया नाम लिखा था, वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र का गला सूख गया। मैंने कुछ नहीं किया। पीछे से आवाज आई, चुप रहना भी कभी कभी गुनाह होता है। वीरेंद्र को याद आया, वो भी उस आग के समय गांव में था। बच्चा था, लेकिन देखा था और चुप रहा था। तो ये मेरी सजा है? ये तुम्हारा इम्तिहान है। जब किसी इंसान का नाम डर की दीवार पर लिख दिया जाए तो उसके सामने 3 रास्ते होते हैं, भाग जाना, लड़ जाना या सच के साथ खड़े हो जाना। वीरेंद्र सिंह का नाम झोंपड़ी की दीवार पर लिखा था, कोयले के गाढ़े अक्षरों में, बिल्कुल वैसा ही जैसे बाकी नाम। पर एक फर्क था, बाकी नामों के मालिक भाग चुके थे, गायब हो चुके थे। वीरेंद्र वहीं खड़ा था। वीरेंद्र देर रात अपने घर के आंगन में बैठा था। लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर कांप रही थी। उसके कानों में 20 साल पुरानी आवाजें गूंज रही थीं। आग की चटचटाहट, एक बच्चे की चीख और गांव की खामोशी। मैंने हाथ नहीं जलाया, लेकिन चुप भी तो रहा था। सुबह होने से पहले वीरेंद्र हरिया काका के घर पहुंचा। अगर उस दिन तुम सब बोल देते तो क्या वो लड़का बच सकता था? हरिया काका की आंखों से आंसू बहने लगे। डर ने हमारी जबान काट ली थी बेटा, और उसी दिन हम सब मर गए थे। वीरेंद्र ने पूरे गांव की पंचायत बुला ली। चौपाल पर लोग जमा हुए, डरे हुए, उलझे हुए। 20 साल पहले हम सब ने एक गुनाह किया। आज अगर हम फिर चुप रहे तो अगला नाम किसी और का होगा। भीड़ में खुसुर पुसुर हुई। तो क्या हम सब दोषी हैं? दोषी वो नहीं जो डर गया था, दोषी वो है जो आज भी सच से भाग रहा है। भीड़ के पीछे लाठी टेकती हुई वो खड़ी थी, चतुर बुढ़िया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस इंतजार। फैसला कर लिया सरपंच? वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखा। हाँ, अगर सजा है तो मैं भागूंगा नहीं। उस रात मलखापुर ने पहली बार डर से ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन क्या एक कोशिश 20 साल के पाप को धो सकती थी? इसका जवाब अभी बाकी था।
बदला तब तक बदला रहता है जब तक उसे रोका न जाए, और न्याय तब तक अधूरा रहता है जब तक सच सबके सामने ना आ जाए। पंचायत के बाद गांव 2 हिस्सों में बट गया। कुछ लोग वीरेंद्र के साथ थे, कुछ अब भी डर के साथ। वीरेंद्र ने कुएं के पास सबको बुलाया। पत्थर हटाए गए, सीढ़ियां दिखी, गांव वालों की सांस अटक गई। तो सब यहीं से गए थे? सुरंग के अंदर कुछ कपड़े मिले, पुरानी लालटेनें, पर सबकी नजर चतुर बुढ़िया पर थी। तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं? मौत बहुत आसान थी। मैं उन्हें वही रास्ता दिखाना चाहती थी जिस पर मेरे बेटे को ले गए थे। कुछ लोग घुटनों पर बैठ गए, कुछ ने माफी मांगी। हमें माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, अपने आप से मांगो। बुढ़िया ने वीरेंद्र की तरफ देखा। तुम्हारा नाम मैंने इसलिए लिखा था कि देख सकूं क्या कोई डर से ऊपर भी उठ सकता है। कुछ रातें इतनी गहरी होती हैं कि उनके बाद सुबह भी सहमी हुई आती है। पंचायत के बाद मलखापुर की वो रात किसी ने ठीक से नहीं सोई। हर घर में दरवाजे खुले थे लेकिन दिल बंद। लोग इंतजार कर रहे थे। सूरज निकला, मुर्गे बोले, लेकिन एक चीज नहीं हुई। झोपड़ी से धुआं नहीं उठा, दिया नहीं जला। भगत सिंह सबसे पहले पहुंचा। झोपड़ी का दरवाजा पूरी तरह खुला था। भगत सिंह हक्का बक्का। सरपंच जी, वो नहीं है। वीरेंद्र धीरे धीरे अंदर गया। खाट खाली, दिया बुझा हुआ। दीवारों पर नाम अब भी लिखे थे, लेकिन एक फर्क था। सबसे नीचे एक नया वाक्य लिखा था, हिसाब बराबर। खबर आग की तरह फैली। कुछ लोग सुकून में लोए, कुछ डर में। तो क्या सब खत्म हो गया? किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन उसके जाने के बाद गांव में एक अजीब सी हल्कापन था। हरिया काका झोपड़ी के सामने बैठ गए। अगर उस दिन हम इंसान बन जाते तो आज ये सब ना होता। चतुर बुढ़िया चली गई थी, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा थे। क्या बदला सच में पूरा हो गया था या कोई और अंत लिखा जाना बाकी था? कुछ कहानियां अदालत में खत्म नहीं होती, वे इंसान के अंदर खत्म होती हैं। चतुर बुढ़िया के जाने के बाद मलखापुर बदलने लगा। झोपड़ी को किसी ने छुआ नहीं। लोग उसे गिराना चाहते थे। वीरेंद्र ने मना कर दिया। ये डर की नहीं, याद की जगह है। वीरेंद्र ने पहली बार गांव के इतिहास को खुलकर लिखवाया। हम अपने बच्चों को ये कहानी बताएंगे ताकि वे चुप रहना सीख न जाएं। लोगों ने सूखे कुएं को पाट दिया, लेकिन सुरंग का मुंह खुला छोड़ा गया, एक निशानी की तरह। शायद वो बुढ़िया कभी ना आए, लेकिन अगर आई तो हम डरेंगे नहीं।